मेरे फादर इन लॉ जब स्पीकर रहे हैं वेस्ट बंगाल असेंबली के 5 टर्म, तो वो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के चेयरपर्सन भी रहे हैं। ये जो है 200 साल पुराना घर है, ईरान सोसाइटी, और ये एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया था, वो जेम्स बावल करके। तो 1829 का लास्ट जो ये आपकी शादी के टाइम की पिक्चर लग रही है। ये रिसेप्शन के टाइम, तो आई वाज ड्रेस्ड अप एज अ बंगाली ब्राइड। तो जहाँ जहाँ हम लोग ट्रैवल करते हैं वहाँ आई फील वहाँ की जो मोमेंटो मेमोरेबिलिया वो सब कलेक्ट करने का बहुत शौक है मुझे। ये मैंने वियतनाम से लिया था, ये इजिप्ट से लिया था, ये खुर्जा का पॉटरी है। ये अजरबैजान का आप देखेंगे तो वो एक कार्पेट का मोमेंटो है, बिकॉज अजरबैजानी कार्पेट्स आर फेमस, बहुत मशहूर होते हैं। ये देखिए, ये पूरा इजिप्ट से उठा के लाए मेरे फादर इन लॉ। ब्यूटीफुल। वो मेरे मदर इन लॉ के साथ गए थे इजिप्ट। इजिप्ट का बड़ा टिपिकल डिपिक्शन होता है और यूजुअली यही हेरोग्राफिक स्क्रिप्ट जी यही होता है। आगे आप देखेंगे वो चे गेवारा का पोर्ट्रेट। आप घर को एंटर करेंगे आपको लगेगा मार्क्सिस्ट बेस्टिन में आप एंटर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चे गेवारा की तस्वीर है। मुझे तो नसरुद्दीन शाह साहब भी दिख रहे हैं जी। ये हम लोगों की फैमिली पोर्ट्रेट है। हाँ। तो पापा जो हैं बीच के भाई हैं, सबसे बड़े मेरे जो चचा हैं ताऊजी हैं ज़हीर शाह, तो वो IIT से पास आउट इंजीनियर हैं। और बीच में पापा हैं लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, देखिए आप फौज में अलीगढ़ के वाइस चांसलर भी रहे, वाइस चांसलर भी रहे, नंबर 2 भी रहे आर्मी के। ये मेरी बच्चियां हैं 2, ये हस्बैंड है डॉक्टर फुआद है, ये पूरी फैमिली है जी। आइए थोड़ा आप बंगाल का थोड़ा वो ले लीजिए, रीति रिवाज, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। थके हुए होंगे आप जी। बड़ा आर्टफुली क्यूरेटेड है पूरा हाउस। शुक्रिया। आइए, तो यहाँ का जो मशहूर है लूची, बंगाल का लूची आलू दम। लूची इज पूरी को होता है। यहाँ पे ऑमलेट जो होता है ना, कहते हैं डीम। राइट, डीम। अंडा इज कॉल्ड डीम। आपने बताया आपके फादर इन लॉ 5 टर्म स्पीकर रहे। ऑब्वियसली लेफ्ट मूवमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है जी। और पार्टी नहीं थे बल्कि पिलर थे जी। और आपने वो लेफ्ट मूवमेंट पूरा ख़त्म होते देखा अपने सामने जी। मतलब क्यों, ऐसा कैसे हो गया? देखिए क्या है ना कि एक होता है कि एक कोई सत्ता में एक कोई दल बहुत समय से अगर सत्ता में है, तो यहाँ जनता चाह रही है कि हम एक परिवर्तन देखें। तो परिवर्तन के स्लोगन पर ममता बनर्जी जी आई, और माना जाता है कि वो एक बहुत ही एक्टिविस्ट थी। आंदोलन है कुछ है तो मतलब, पर आंदोलन तो लेफ्ट का फोर्टे था। वो तो फोर्टे था, तो अभी आप देखिए पूरा वो कॉपी पेस्ट कर लिया है वो मॉडल। लेकिन बात ये है कि अभी जैसे चल रहा है यहाँ पे जो सत्ता चल रही है, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी से मिली हुई हैं, क्योंकि आप देखिए लेफ्ट के टाइम में एक सीट नहीं थी बीजेपी की। बंगाल में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक जो काम किया है और बहुत सफलता से काम किया है कि लोगों के जहन में एक बंटवारा करने का, मतलब धर्म के नाम पे, जो पहले नहीं था। और कलकत्ता में इतिहास है कि जब 1984 में एंटी सिख राइट हुआ था, तो यहाँ की जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी उन्होंने गारंटी दिया था कि एक भी सिख को ना वायलेंस होगा ना यहाँ पे राइट होगा, तो यहाँ पे कोई दंगेबाजी नहीं हुई। तो ये है कि अगर आप सत्ता में हैं या आप राजनीति कर रहे हैं, तो आप जनता की जो मुसीबतें हैं उनको सुलझाइए, क्योंकि और भी बहुत आगे समस्या हैं देश के सामने। तो अगर आप हिंदू मुस्लिम का ही मसला बना के रखेंगे, RG कार आपने देखा होगा पिछले साल जो रेप और मर्डर हुआ था। तो हम लोग बहुत सैकड़ों दिन रोड पर उतर कर सैकड़ों दिन हम लोग प्रोटेस्ट किए थे कि भैया एक महिला, एक डॉक्टर महिला अपने वर्क प्लेस में ही सबसे सुरक्षित फील करती है, दैट आई एम एट माई वर्क प्लेस और मैं यहाँ पे महफूज हूँ। लेकिन उस महिला डॉक्टर का जो 30 साल की थी यंग लेडी, उसका बलात्कार हुआ, उसका मर्डर हुआ एट हर प्लेस ऑफ वर्क। तो ये बहुत ही चौकन्नीय बात है और बहुत ही शॉकिंग बात है। तो ये थोड़ा महिलाओं को भी लेके सिक्योरिटी में इशू आ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है। अभी आप देख लीजिए इलेक्शन के बाद ही वेस्ट बंगाल में जो यहाँ पे ऑपोजिशन लोग को ऐसा मर्डर होता है, आप पढ़े होंगे जो आंकड़े हैं, पोस्ट पोल वायलेंस बंगाल में बहुत ही भयंकर है।
इलेक्शन के बाद ही छोटा से छोटा इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो या असेंबली का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन, पोस्ट वायलेंस ही जो यहाँ पे जो ऑपोजिशन दल है उनके सबसे पहले ऑफिसेज अटैक होते हैं, ठीक है, ऑपोजिशन दल के जो विरोधी दल की घर अटैक होते हैं, मारा काटी होता है, मर्डर होता है। तो यहाँ का जो आप देखें पोस्ट पोल वायलेंस बंगाल में माना जाता है हाईएस्ट है इन बंगाल। हम लोग सोचते थे शायद यूपी में होता हो। बोलते हैं कि डेमोक्रेसी हर डेकेड मैच्योर करती है जी, और बेटर होती है और रिफाइन होती है। जी जी, हम ना रिफाइनमेंट देख रहे हैं डेमोक्रेसी का, जी, ना मैच्योरिंग ना देख रहे हैं, रिविजनिज्म, ना बेटरमेंट देख रहे हैं। कुछ जो इंडिकेटर्स हैं वो तो सब ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ वर्स होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? अब देख लीजिए यहाँ पर कितने लोग माइग्रेट हो गए हैं आउट ऑफ इंडिया इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स, इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी। ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मेरे ख्याल से चलते हैं उधर बैठते हैं, है ना? चलिए हाँ। चाय कर लेते हैं। चाय उधर लेंगे फिर। हाँ। कोई नहीं। आपके हस्बैंड नहीं दिख रहे, डॉक्टर फवाद साहब? वो डॉक्टर फवाद हलीम बहुत ही मसरूफ़ हैं, ही इज़ अ वेरी बिजी डॉक्टर। तो राइट नाउ उनका चेंबर का टाइम है, बहुत पेशेंट्स आते हैं दिन में, कम से कम 200 से ज़्यादा तो पेशेंट देखते हैं। बिकॉज वो जो है जब मार्क्सिस्ट फ़िलासफ़ी को बिलीव करते हैं, वो डायलेक्टिक्स प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड में। जो अंडर प्रिविलेज जो पेशेंट्स हैं, ये सब बाकी जो आते हैं पेशेंट्स, ही चार्जेस ओनली 50 रुपीज़ फॉर प्रिस्क्रिप्शन आज की डेट में। जब आप ओनली फॉर प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज वो विश्वास रखते हैं अप्रोप्रिएट मेडिसिन के। जो अंडर प्रिविलेज है उनको अच्छे से अच्छी लो कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाए। और हम लोग एक लो कॉस्ट डायलिसिस सेंटर चलाते हैं नीचे। इट्स अ नो फ्रिल्स ऑर्गेनाइजेशन, AC नहीं है, बट थैंक्स टू आवर फ्रेंड्स डोनर्स, मतलब हम लोगों के पास कम से कम 8 डायलिसिस मशीन है। जो डायलिसिस सेंटर है वो शायद मैंने कहीं सुना भी है, कहीं मीडिया में। रविश कुमार ने भी उसका कवरेज किया काफ़ी। पैंडेमिक में भी उनने बहुत सैकड़ों कितने लोगों की जो है जान बचाई है ये पैंडेमिक के टाइम। क्योंकि आप देखें जितने डॉक्टर खाने काफ़ी बंद हो गए थे, लेकिन ही वॉज हीडिंग द पेशेंट्स एंड लुकिंग आफ्टर द पेशेंट। बहुत रिस्क का काम था। मतलब कहते हैं प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, तो वही जी, तो उसी फिलॉसफी। ही इज नॉट ओनली प्रीचिंग बट ही इज आल्सो प्रैक्टिसिंग दैट। सो कॉमरेड्स एंड कमबैक्स, द कॉमरेड्स कमिंग बैक। कॉमरेड्स को तो आना ही होगा। राइट को आइडियोलॉजिकली लड़ने के लिए सिर्फ लेफ्ट ही है। हम जैसे देख रहे हैं RSS BJP की जो आइडियोलॉजी है, बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, थोड़े ब्रेन वॉश हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये है जी कि लेफ्ट का जो पूरा कम्युनिस्ट मूवमेंट था या मार्क्सिस्ट मूवमेंट, वो इनइक्वालिटी के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। इनइक्वालिटी का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ गया है इन सर्टन हैंड्स। लेफ्ट कहीं पिक्चर में नहीं है, लेफ्ट कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्यों? देखिए, लेफ्ट हर जगह नज़र आ रहा है। आप देख लीजिए, वो सत्ता में नहीं होंगे, लेकिन आपने पिछले साल जो इलेक्शन देखा लोकसभा में, 9 सीट्स ओवरऑल लेफ्ट की आई हैं वापस, जो काफ़ी चेंज और हुआ है। देखिए कि इतने कठिन समय में कौन सा राजनीतिक दल है जो कलकत्ता में पैलेस्टीन में जो चल रहा है वो जेनोसाइड के खिलाफ मार्च किया हो, ठीक है। कौन सा दल है जो किसान का जब मूवमेंट हो रहा था, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो एकदम खुलेआम जो है कृषक लोगों का योगदान दिया। NRC CA के दौरान आप देख लीजिए, लेफ़्ट पूरी रोड पे थी। सारे ये स्टूडेंट बॉडीज़ थे, JNU के, AMU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, लेफ़्ट ने बहुत एक अहम भूमिका निभाई है। जी, मैं थोड़ा सा नंबर्स की बात करता हूँ। हाँ, 2 डेकेड्स पहले आप तीसरा एक बड़ा राजनीतिक समूह थे इंडिया का, कंबाइंड लेफ्ट। जी, आज वो नहीं है, कहीं नहीं है, और ये एक डाउनफॉल हुआ है। हाँ, आपने ये बुक भी इसीलिए लिखी है मेरे ख्याल से। हाँ, वो क्रॉनिकल करने के लिए। जी, तो मतलब ऐसा क्यों हुआ, कहाँ कनेक्ट टूटा? जब आप देखिए, बुद्धादेव भट्टाचार्य ने, आप जो भी चेंजेस देख रहे हैं, जितने भी MNC, मैं खुद MNC में काम कर रही हूँ, विप्रो में थी बहुत साल, 13 years ज़्यादा 17-18 आप देख लीजिए। तो जब फ्लाईओवर्स आप देख रहे होंगे, जब आप आए यहाँ से फ्रॉम द एयरपोर्ट टू पार्क स्ट्रीट, आपने देखा होगा जो फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, ठीक है, जो होटल्स बने हुए हैं बड़े बड़े, तो उनका लेआउट जो था और उनका जो इनिशिएशन था लेफ्ट की गवर्नमेंट करी थी। ममता बनर्जी 2011 में आई, वो तो टेक ओवर की बहुत बाद में, जब ब्लूप्रिंट बन चुका था। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं अगर आप ऐसा है तो मैं मान लेता हूँ। जी जी, सवाल ये उठता है कि लेफ्ट
ऐसा क्या हुआ कि वाई डिड इट नॉट कैच द माइंड ऑफ यंग और कनेक्ट विद यंग? वो कहाँ छूट गया? ओके भाई एक नंबर्स तो कम हुए, हाँ, आंकड़े जो होते हैं, हाँ, एक परसेंटेज भी कम हुई, जी। क्यों हुई वो? जब सत्ता में एक राजनीतिक दल 30 साल तक राज कर रहा है तो युवा शक्ति चाहते हैं भाई हम लोग ये परिवर्तन की बात करिए, ममता बनर्जी दे एक बार तो चांस देखते हैं। परिवर्तन आया? नहीं, आप देख लीजिए परिवर्तन तो कुछ नहीं, मैंने कहा लेफ्ट ने रखा था ना, बल्कि करप्शन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, कलकत्ता से लोग ममता जी जॉब्स कहती के है लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो 5 साड़ी हैं, कुछ चप्पल हैं, कुछ और है ही नहीं। शिक्षा मंत्री वो जेल में क्यों है? अभी आपको पता होगा एजुकेशन स्कैम हुआ है बहुत बड़ा बंगाल में, जब पार्थो चैटर्जी जो शिक्षा मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, वो जेल में क्यों है? ठीक है, और कितने मिनिस्टर्स अलग अलग स्कैम में क्यों पकड़े जा रहे हैं? नारदा, शारदा, आप देख लीजिए इलीगल बिल्डिंग्स जो तैयार हो रही हैं वो क्यों गिर रही हैं? इतना करप्शन चार्जेस है, कितने सारे टीएमसी लीडर्स में, आप गूगल करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार चल रहा है खुलेआम आ रहा है वापस फिर पिक्चर में, वापस आ रहा है, सैकड़ों दिन लड़ाई चल रही है, हमला हो रहा है। आप देखिए इलेक्शन में जब 2022 में मैंने जब बाई इलेक्शन लड़ा था, मैंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से हराया, कांग्रेस को बहुमत से हराया, बल्कि वो इलेक्शन में जीत गई थी। अब टेक्निकली देखा जाए बालीगंज का, लेकिन गुंडाइज्म इतना है, मेरे जो है पोलिंग बूथ्स पे हमला हुआ, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, जो मेरे पोलिंग एजेंट्स हैं, उस वजह से नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आपके इलेक्शन जो आपने लड़ा उसका प्रेज आया था। हाँ, नहीं, बहुत कि आया जहाँ लेफ्ट का 5% था वो मैंने 30 डिप्लीट कर रहा था, और मैंने 30% से ज्यादा बढ़ा दिया एक साल में। जी, कैसे किया? अच्छा, वो बहुत मेहनत की उस बार, और लोग एक नई छवि चाह रहे थे लेफ्ट की, एक नया फेस देखना चाह रहे थे, और मैं तब एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर आती थी, टीवी में बहुत ज़्यादा थी, सोशल वर्क में थी, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से थी, लिटरेरी एक्टिविटी से जुड़ी हुई थी, बुक्स लॉन्च अभी भी करती हूँ मैं, ऑथर्स को लॉन्च करती थी, एक हम लोगों का पोएट्री कलेक्टिव था, वी वर एनकरेजिंग यंग पीपल टू राइट पोएट्री। लोग नया चेहरा देखना चाह रहे थे। जी, मैं हमेशा जब पॉलिटिक्स की बात करता हूँ तो लोगों से बोलता हूँ राजनीति में एक प्री 2014 इंडिया था और एक 2014 के बाद एक छवि अलग है। 2014 के बाद का देश है इंडिया है। जी, पॉलिटिक्स में, राजनीति में, और उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। अगर उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो फिर आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते, जिस चीज को आपको एड्रेस करना है। क्या चेंज आया है? क्या ये छवि वाली पॉलिटिक्स ही चल रही है अब? 2014 से पहले जो हम लोग देख रहे थे, मतलब एकता थी लोगों के जहन में, भाईचारा एक था, लेकिन अभी सोशल मीडिया में लोग जहर बनाते हैं। आईटी एक बहुत फेमस एक आईटी विंग है एक राजनीतिक दल का, वो 24 घंटे ट्विटर पे कुछ भी आप लिख लेंगे तो ट्रोल करेगी आपको या नफ़रत फैलाएगी। उनका काम ही ये है कि 2-2 रुपये में, 3-3 रुपये में नफ़रत फैलाएं। दिस इज़ फेमस, मैं नाम नहीं लूँगी, आप बेहतर जानते हैं मैं कौन सी आईटी विंग के बारे में बात कर रही हूँ। मेरा एक और सवाल है जी, कि क्या उस 2014 एरा में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो एक व्यक्तिगत छवि, पर्सनल छवि, क्या वो अलग मैटर करती है कहीं? क्योंकि जैसे आपने 5 से 30% पहुंचाया तो कुछ तो आपने डिफरेंट किया ना जी, उस वोट शेयर को पहुंचाने के लिए। जी। वो कैसे हुआ था? वो ये था कि लोग थोड़े टायर्ड हो गए थे वही सब फेसेस देखकर, फ्रेश है, एजुकेटेड है, करप्ट नहीं है। बात वहीं आ गई, व्यक्तिगत छवि की बात, वो काफ़ी कम में आया। अब मैं इससे रिलेटेड दूसरा सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपके जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं जी, पिछले कुछ टाइम के, चाहे वो नासिर हुसैन साहब हों जो अब कांग्रेस से एमपी हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो प्रेसिडेंट के ऑफिस के रिस्पॉन्सिबल हैं, या कन्हैया कुमार हैं, शुरुआत उनकी लेफ्ट से हुई थी, लेकिन छोड़ के कांग्रेस में आ गए। इवन प्रियंका गांधी के मेरे ख्याल से पी अभी रिसेंटली तक थे संदीप सिंह, उनकी शुरुआत भी लेफ्ट की थी। मेरा सवाल फिर ये है कि क्या लेफ्ट अपने टैलेंट को रोक नहीं पा रहा, कंटेन नहीं कर पा रहा, और क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन आ जाता है। आप देखिए जो सबसे पहले जो कन्हैया कुमार ने इलेक्शन लड़ा वो बिहार से लड़ा था। लेफ्ट के टाइम, मुझे ऐसे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पार्टी का ओपिनियन नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत एक ओपिनियन है कि जब वो लेफ्ट के साथ थे कन्हैया कुमार, वो हीरो थे, पूरा देश उन्हें जानता था। वो एक तरफ से हर कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाया जाता था, एक प्रेरित भी होते थे लोग देखे कि वो जो कैसे ऐसी सियासती ताकतों को ले रहे हैं, उनको खुलेआम उनका मुकाबला कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अभी वो जो छवि थी एज दिस ऑपोजिशन पर्सन, जो लेफ्ट एकदम स्ट्रॉन्ग, वो डाउन हो गई है,
क्योंकि हम देख रहे हैं कांग्रेस में, मतलब मैं तो चाह रही हूँ राहुल गांधी जी बने प्रधानमंत्री, हम तो चाह रहे हैं कि एक शिक्षित यंगर, एटलीस्ट यंगर, जो नॉन करप्ट जो फेस है आए। हम चाह रहे हैं कि एक छवि बने हिंदुस्तान की जो बाहर ग्लोबल अरीना में दिखा सके कि हम भी एजुकेटेड हैं, हम भी एक नॉन करप्ट हैं, शिक्षित हैं। सायरा जी, मैं अपने सवाल को एक थोड़ा सा फिर से पूछता हूँ। देखिए, आपने कुछ सोचा तभी ये बुक लिखी जी, और ये एक अच्छा थॉट प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में हर प्रोसेस, हर थॉट प्रोसेस को उसका पार्ट होना चाहिए किसी भी सोसाइटी का। और ख़ासकर पॉलिटिकल जो स्पेस है उसमें सारे थॉट प्रोसेस इंक्लूड होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि किसी की स्पेस कम हो जाए। जी। जब आप उस स्पेस को बढ़ाने की बात करती हैं, लेफ्ट को वापस लाने की बात करती हैं, तो आप लोग टैलेंट पूल अपना रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। और जो रिटेन नहीं कर पा रहा है वो ऑब्वियसली हमेशा टॉप मैनेजमेंट होता है, किसी भी उसका टॉप इलेक्टेड बॉडी होती है। तो वो टॉप इलेक्टेड बॉडी क्यों नहीं कर पा रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर वो नहीं कर पा रही है तो क्या उसमें नए माइंड्स जैसे सायरा शाह हलीम जैसे लोग होने चाहिए कि ताकि वो टैलेंट पूल को रिटेन करे और कुछ नए थॉट्स लेकर। देखिए, पार्टी ने कुछ सोचा होगा ना। मैं तो तब मेंबर भी नहीं थी जब मैंने इलेक्शन लड़ा था 2022 में। मैं कोई राजनीतिक दल से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं था, मैं इंडिपेंडेंट पर्सन थी, इंडिपेंडेंट एक्टिव थी। तो कुछ तो सोचा होगा, वरना इतनी कंजर्वेटिव पार्टी है जो एकदम जो पुराने मेंबरान। कंजर्वेटिव आपने सब आई थिंक पहली चीज आपने बोल दी कंजर्वेटिव पार्टी, मतलब ट्रेडिशनल। आई वोंट से कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल इन द वे इट फंक्शंस। आई मीन जैसे, चलिए मैं ट्रेडिशनल मान लेता हूं, कंजर्वेटिव नहीं, ट्रेडिशनल। देखिए, पोस्ट 2014 में जी, आप थोड़ा सा पार्टी को एक सेकंड के लिए साइड रखिए। क्या ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिज्म चल सकता है? नहीं चलेगा। तभी तो ये लोग आए, ऐशी घोष आप देख लीजिए, शतरूप हैं, कितने नए नाम लोकसभा में खड़े हुए। आप अपना एनालिसिस कंटिन्यू करिए बताना। जी जी। जब ये न्यू फेसेस आए तो आंकड़े अपने आप देख लीजिए, वोट शेयर लेफ्ट का बड़ा है और सत्ता में आने के लिए टाइम चाहिए। मतलब एक बार असेंबली में कुछ सीटें आ जाएंगी तो अपने आप ये रेसोनेट होता है, एको होता है। सबसे पहले तो आप बहुत डिसिप्लिन्ड है पार्टी के लिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कम से कम ये तो बताया जाए कि जो टैलेंट पूल रिटेन नहीं कर पा रही है लीडरशिप, तो क्या लीडरशिप में नहीं, टैलेंट पूल रिटेन कर पा रही है। मैं बता रही हूँ, आप जितने भी, आप सीपीआई में एक ही एक पार्टी है जो यहाँ पे कोई कहते हैं ना रनवे, या हिंदी में क्या कहते हैं, भगौड़ा, या क्या, व्हाट्स द टर्म कॉल्ड, दल बदलू, ये सब, ये दल बदलू नहीं है। ममता बनर्जी के आप देख लीजिए, जो अहम एमपीज हैं सब बीजेपी के भागे में। ये कौन थे? बाबुल सुप्रियो। कौन थे बाबुल सुप्रियो? बीजेपी के मिनिस्टर थे। वो अहम तो नहीं है, पर अरे ही वाज अ बीजेपी मिनिस्टर। व्हाट आर यू टॉकिंग? डेरेक ओब्रायन है, नहीं, बट अ लॉट ऑफ देम, यू सी द व्हाट यू कॉल रेशियो, सो मेनी एमपीज हैव कम बीजेपी से आए हुए और उनको तो वेलकम किया जा रहा है पार्टी में। आप ऐसे सोच सकते हैं कि लेफ्ट कोई भी बीजेपी के कार्यकर्ता या मिनिस्टर को टिकट देगी जो भाग कर आए हुए हैं या जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कुछ? आपको लगता है लेफ्ट ऐसी पार्टी है, मॉरली उनका ऐसा कोई कंपस है कि वो कोई भागे हुए बीजेपी से भागे हुए कैंडिडेट को टिकट देंगी लड़ने के लिए? प्रिंसिपली इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो भी बात है, आप ये देखेंगे कि लेफ्ट में करप्शन नहीं रही। आज की डेट में कोई ये बोलेगा नहीं कि ज्योति बासु जो करप्ट थे, या बुद्धादेव बाबू करप्ट थे, या हाशिम अब्दुल हलीम स्पीकर में फादर करप्ट थे। कोई नहीं बोलेगा। या सोमनाथ चैटर्जी करप्ट। जस्ट ट्राइंग। देखिए, आप नहीं बोल पा रही, मैं तो देखो साफ बोलता हूँ कि मैं आपके पॉलिट ब्यूरो को बोलना चाहता हूँ, 2014 के बाद की पॉलिटिक्स चेंज हो गई है। अगर आप नज़र आना चाहते हैं तो यंग फेसेस आएँ, लोग दिखें। हम चाहते हैं हर वॉइस, हर, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, सेंट्रिस्ट हो, सब लोग दिखें। हम लोग वापस डिबेट के, एक अच्छे डिबेट के कल्चर में आए। तो आपको मैं इतनी देर से इंकरेज कर रहा हूँ, इतनी अच्छी आपने बुक लिखी है, बट यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड कमिटेड टुवर्ड्स योर पार्टी, बिकॉज आप वो एडवाइस दे ही नहीं रही तो मुझे देनी पड़ेगी। बोल रही हूं ना, चेंज ला रहे हैं, ये परिवर्तन आता है, रेवोल्यूशन आता है, एक दिन में तो नहीं आता ना, एक प्रोसेस होता है। अभी आप बोलते एकदम आप सत्ता में आ जाइए, तो वो मुगलों का जमाना नहीं है ना कि वो इसको मार के काट के आ गए। रील्स का जमाना है। कल मोदी जी रील्स का जमाना है। कल मोदी जी बिहार में कह रहे हैं कि देखो यहाँ का युवा कितना रील्स बना के पैसे कमा रहा है। पहले एक टाइम था, कांग्रेस को भी एकदम राइट ऑफ कर लिया था, आई ना वो मजबूती से आई। प्रियंका गांधी भैया पार्लियामेंट में आ गई, बहुत बड़ी बात है। आप कब आ रही है पार्लियामेंट में? क्योंकि मैं जो एनर्जी है ना वो बड़ी इंस्पायरिंग सी लग रही है। आनी चाहिए ना, सीटें आनी चाहिए असेंबली में।
तो सीटें आने के लिए दिखना पड़ेगा। हाँ नहीं, वो देखना पड़ेगा। आपने जो ये बुक लिखी है, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें इन अ सर्टेन कंपोनेंट्स या एक उसमें, तो उसका क्या ब्रेक डाउन रहेगा? देखिए, सबसे पहले लोग जो है ना लेफ्ट को समझते नहीं हैं। लोग समझते हैं कि जो अल्ट्रा लेफ्ट है वही लेफ्ट है, कि जो माओइज्म चल रहा है या ये चल रहा है या वो चल रहा है नक्सलिज्म, वही लेफ्ट है। तो मैंने एक चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नक्सलाइट्स का क्या डिफरेंस है, माओइस्ट का क्या डिफरेंस है। आई हैव कवर्ड अ लिटिल बिट, बट जनरली मैंने ये कवर किया है कि जो भूमिका रही है लेफ्ट के फ्रीडम स्ट्रगल में, तो वो थोड़ा जानकारी आनी चाहिए इन द पब्लिक डोमेन कि लेफ़्ट की क्या भूमिका थी। जो इंडियन एमिग्रीज जो वहाँ पे यूएसएसआर में थे और यहाँ पे जो फेस्टर हो रहा था इंडियन मूवमेंट, तो वहाँ के जो आइडियाज़ को लेकर जो यहाँ पे आए इन्फ्लुएंस के। भगत सिंह देख लीजिए, भगत सिंह भी तो लेफ्टिस्ट लिटरेचर से बहुत इंस्पायर्ड थे। आपने लिखा है जेंडर इक्वालिटी पे GNU डजंट जस्ट वॉक द टॉक, इट रन्स द मैराथन। सो आई मीन JNU एक गढ़ रही है ना लेफ्ट की हिस्ट्री की। अब कितने भी ABVP कोई भी आ जाए, लेकिन SFI और जो वहाँ का जो JNU का जो लेफ्ट का जो स्टूडेंट बॉडी अभी भी बहुत रोबस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने लिखा है कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स नक्सलाइट और माओइस्ट ग्रुप की एक कैरेक्टरिस्टिक मेन है कि वो CPIM को एनिमी मानते हैं, क्योंकि वो समझते हैं जो अल्ट्रा अपीयर तो ऐसा होता है कि जैसे सब एक नहीं एक साथ नहीं, बंटवारा क्यों हुआ? CPI आप कह रहे थे जो एक बॉडी थी, फिर वो डिवाइड होगी, CPI-ML हो गया, CPI हो गया, CPI माओइस्ट हो गया। ये सब क्यों डिवीजन हुआ, विभाजन क्यों हुआ? विभाजन हुआ आइडियोलॉजी में, आइडियोलॉजी में फ़र्क था तभी तो विभाजन हुआ, वरना विभाजन नहीं होता। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द आइडियोलॉजी, तभी विभाजन हुआ। तो आप देख लीजिए जो अल्ट्रा लेफ्ट हैं वो जनरली जो मेन स्ट्रीम लेफ्ट को बहुत जगह अटैक करते हैं। दैट इज़ वो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे होता है, नहीं होना चाहिए, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। करण थापर जी ने आपकी बुक के बारे में लिखा है दैट दिस इज अ फैसिनेटिंग स्टडी ऑफ द राइज एंड द फॉल ऑफ इंडियन लेफ्ट जी, एंड एट व्हाट इट्स फ्यूचर लुक्स लाइक। राइट। व्हाट डज इट फ्यूचर लुक्स लाइक? फ्यूचर इज द न्यू लेफ्ट, क्लाइमेट चेंज, women empowerment, rights for minorities, rights for sexual minorities, jobs, employment, we want development। आज की डेट में तो राहुल गांधी जी वो सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, बट आप देख लीजिए जब वो सब वो बीजेपी को क्यों नहीं हरा पा रहे? जितने भी पॉइंट्स आप कह रहे जी। हैं वो राहुल जी ही रेस कर रहे नहीं हैं। नहीं, लेकिन ये है ना वो रेवोल्यूशनरी पार्टी है, मतलब सड़क पर उतरने वाली पार्टी है। सत्ता में हो या नहीं हो वो सिर्फ लेफ्ट का काम है। आप देख लीजिए कांग्रेस का भी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे बेसिकली आर फ्रॉम द लेफ्ट। जितने भी आप मैनिफेस्टो देख लीजिए, इट्स बीन इंस्पायर्ड बाय द लेफ्ट, या जो आइडियाज़ हैं या द वे कांग्रेस इज फंक्शनरी, जितने लुमिनरीज इंटेलेक्चुअल्स सब तो लेफ्ट के थे। क्योंकि दो ही एक आइडियोलॉजीज हैं इंडिया में, वो है राइट है और लेफ्ट है। कोई ये बोलेगा नहीं कि सेंट्रिस्ट लोग का कोई आइडियोलॉजी है, एक राइट है एक लेफ्ट है। तो राइट को तोड़ने के लिए लेफ्ट आवश्यक है आने के लिए, मतलब नॉट जस्ट इन द आइडियोलॉजिकल फॉर्म, इवन इन पावर। आपने लिखा हजरत मोहानी बॉर्न इन 1875, वो पोएट थे, फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। इनकलाब जिंदाबाद, उन्हीं ने तो नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद का। जी, कोई प्रदर्शन होता है, खिलाफ लड़ाई थी जी, उसमें इनकलाब जिंदाबाद जो नारा दिया था वो हजरत मोहानी जी ने दिया था। जी, और इंटरेस्टिंग चीजें जो आप बताना चाहें? ये मैंने किताब लिखी है आम लोगों के लिए जो ताल्लुकात नहीं रखते राजनीति से, बट हु आर इंटरेस्टेड, लाइक समवन लाइक यू हु इज यंग एंड हु इज इनटू अ न्यू एंडेवर, students, backpackers, industrialists, mainstream, media houses जो कहते हैं इंटरचेंजेबल यूज़ करते हैं, अभी ये फलाना माओइस्ट है, फलाना नक्सलाइट है, फलाना स्टालिन की औलाद है, फलाना ये जो गालियाँ जो मिलती हैं लेफ्ट को, तो ये एक क्लैरिटी मिल जाए। और बहुत ही कहते हैं लोग कि बहुत जागन हो जाता है जो लेफ्ट लिटरेचर पढ़ते हैं, तो वो जागन को ब्रेक डाउन, जो कॉम्प्लेक्स जो लिटरेचर उसको ब्रेक डाउन करना, एक साधारण भाषा यूज़ करना फॉर द ले पर्सन टू अंडरस्टैंड, आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग व्हाई आई रोट इट। आपका फर्स्ट चैप्टर है लेफ्ट एंड द वर्ल्ड, ग्लोबल। क्या लग रहा है आपको, क्या असेसमेंट है लेफ्ट एंड द वर्ल्ड? देखिए, आप देख लीजिए साउथ अमेरिका में तो लेफ्ट कितना काफ़ी जीता है। एक बार थी नेपाल में मोनाकी चल रही थी, लेफ्ट आई ना पावर में नेपाल में। वियतनाम में देख लीजिए आप,
कितना एक नाइस ब्लेंड है वेयर एवरीवन इज एम्पावर्ड, एवरीवन इज वर्किंग, देयर इज नो मेजर डिवाइड, कहते हैं ना हैव्स एंड लेफ्ट को ना लेफ्ट को लेकर मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल रहा है। अब साउथ अमेरिका और वो दूसरे देशों से वो सवाल कहीं ना कहीं शायद थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मैंने देखा कि जिन लोगों ने मार्क्सिज्म की बात करी, जहाँ से मार्क्सिज्म की शुरुआत हुई, जी, वो चाइना और वो रशिया वाला पार्ट, हाँ, मेनली रशिया, वो सबसे पहले तो यूएसएसआर, वो सबसे पहले तो डिसइंटीग्रेट हो गया, हाँ, मॉडल फेल हो हाँ, गया। हाँ, दूसरी बात ये, अल्टीमेटली ऐसा क्यों होता है कि जब वो जिस भी गवर्नमेंट में चेंज होता है, हाँ, तो वो बहुत ही रिप्रेसिव रिजीम्स हो जाती हैं। जैसे चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कहते हैं Right. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, हाँ। बट इट्स अ रिप्रेसिव रिजीम। सी आई टेल यू व्हाट, लोगों के नो, rights कहाँ हैं वहाँ रिप्रेसिव पे? रेजिम ये किसने नाम दिया? ये अमेरिका ने नाम दिया है बिकॉज चाइना इज चैलेंजिंग यूएस। उस टाइम अमेरिका को चैलेंज करने इंटरेस्टिंग वाला, आंसर, आई लाइक इट, बाय द वे। या रिप्रेसिव रेजिम कौन बोला है आपको? सी आई टेल यू व्हाट, मैं बोलूंगी, व्हाट इफ आई से a lot of people say Americans, why should they butt their nose in everyone's business? No, but people accuse America of being the big daddy. People accuse करते हैं ना कि why do you need to be the big daddy? दूसरों के एयरबेस कभी जाके बोलते हैं हमें, वो तो मैं कह रही हूँ, वो तो मैं कभी कह रही बोलते हैं हूँ। हम यहाँ पे अपना वो करेंगे, अभी हम इराक को बॉम्ब करेंगे, अभी हम फलाने को बॉम्ब करेंगे, इसको करेंगे, और वहाँ जाके गाजा में ऐसे नहीं होता ना। अरे द कंट्री इज डूइंग वेल, वहाँ के लोग खुश हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? अभी मैं कुछ महीने पहले भूटान गई थी, वेरी प्रोग्रेसिव, मतलब इट इज लाइक अ मिक्स, थोड़े सोशलिस्ट आइडियल्स हैं। वो तो कहते हैं हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हैप्पीएस्ट कंट्री है। तो अब दूर से लगेगा, कोई बोलेगा रिप्रेसिव रजीम, कोई रिप्रेसिव रजीम नहीं है, एकदम खुश हैं लोग। वियतनाम में बहुत खुश हैं स्टूडेंट्स एंड लेफ्ट पॉलिटिक्स। हाँ, तो अभी हम देखिए, अभी कन्हैया कुमार की बात कर रहे थे, उमर खालिद की बात नहीं हुई, अभी बहुत पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे सेंट्रिस्ट की, मुझे तो कोई सेंट्रिस्ट की आवाज़ नहीं आती कि शर्जील जेल में हैं या उमर खालिद जेल में हैं, या कितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो शांति अमन की बात करें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सेंट्रिस्ट पार्टीज जो हैं वो पिक एंड चूज करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं, वो उस पर बात नहीं कर रहे कि जो इश्यूज अदर देन दैट, जो अहम इश्यूज होते हैं। जी, अच्छा, तो सायरा जी, आपसे जो कॉन्वर्सेशन रही वो बहुत इंटरेस्टिंग रही। ये बुक मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगा, आपको फीडबैक भी दूंगा। मैं चाहता हूँ आप व्यूअर्स को कुछ मैसेज दें, लेफ्ट की तरफ से, अपनी तरफ से, इस बुक की तरफ से। बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, कि आप लोग ये जो है पॉडकास्ट देखें। आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ़्ट बहुत मेहनत कर रहा है, ग्राउंड पर है, और अपने अपने तरीके से जो है देश की प्रगति देखना चाहता है। तो यही मैं कहना चाहूँगी, वेदर in power or not, left is with you all. That's what I'm going to say. With the common person, with the marginalized, and with the underprivileged, left is with you. हमारे पॉडकास्ट का नाम द चौक है। और जरा चौक को देखते रहिए आप। नहीं, वो हम ये बता दें चौक हमने रखा क्यों। हाँ, हमने चौक इसलिए रखा क्योंकि पॉडकास्ट, बहुत से लोग पॉडकास्ट की बात करते हैं, क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं। हाँ, ये तो पूरा इम्प्रॉम्प्टू है, मुझे तो पता भी नहीं था आप क्या सवाल पूछेंगे। एग्जैक्टली, आइडिया ये था कि वैसे बात हो जैसे नॉर्मली बैठ के होती है कहीं भी, चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, रिलैक्स, कभी खा लिया, कुछ बैठ गए, कुछ कर लिया, वही चौक का आइडिया है। चौक के व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? चौक के व्यूअर्स को, दर्शकों मैं बोलूँगी बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, कि आप लोग यहाँ पे चौक पे ये एपिसोड देखा, और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चौक को, और फॉलो करें अब्दुल्ला जी और उनकी पूरी टीम को। बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।